आ गया होगा, अगर ग्रुप में हो ना आपने ध्यान नहीं दिया होगा, बट ग्रुप में आ चुका है। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति, जो आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसमें हम कवर करेंगे परिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, और वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले इरेशनल नंबर्स या परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लें कि परिमेय संख्या क्या होती है। रैशनल नंबर्स ये सभी को पता है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, और जहाँ पे p और q दोनों पूर्णांक हो, p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स हो, ठीक है, और q हमारा 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या कहते हैं। यस, हाँ, ठीक है, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, 1/2, 2/5, माइनस का 3/11, कोई भी संख्या, ठीक है, ये सब की सब हमारी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब आपका सवाल आता है कि क्या -25 एक रैशनल नंबर है, -25 एक परिमेय संख्या है या नहीं। सवाल है मेरा आप लोगों से, क्या है -25 एक परिमेय संख्या। वेरी गुड, है ये। क्यों है, क्योंकि -25 को हम -25/1 लिखते हैं, जहां ये p बटे q का ही रूप है ना, और q हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो हमने ये तो पढ़ा था, जिस भी संख्या को हम p बटे q के रूप में लिखते हैं वो सभी की सभी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ से एक और बता दूं कि जितने भी हमारी पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक है, ठीक है, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स, इस सभी के सभी हमारे परिमेय संख्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछे क्या एक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या, आप बोलोगे यस। ठीक है, प्राकृत संख्या परिमेय संख्या, यस। पूर्णांक परिमेय संख्या, यस। सब के सब हमारे रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं, ये तीनों टाइप के नंबर्स हमारे, इसको माइंड में रखना बस आप लोग। ठीक है, गुड। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट वाला है, ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी हैं एनसीईआरटी में, तो स्टेटमेंट पढ़ो, कथन पढ़ो और बताओ सत्य है या असत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ट्रू है या फॉल्स है, बताइए सभी चैट सेक्शन में। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। सबका आंसर नहीं आया, डी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, डी क्या होता है। हाँ, वेरी गुड, एकदम करेक्ट बेटा। फॉल्स नहीं होता, क्यों नहीं होता, पहले मैं पूर्ण संख्या ले लूं, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक रहती है, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये ग्रुप हो गया पूरा आपका पूर्ण संख्या का, होल नंबर्स का। 1 से लेके अनंत तक का ग्रुप हो गया आपका नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्या का। तो आपको साफ नजर आ रहा है कि सारी की सारी प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होती, क्योंकि 0 हमारा प्राकृत संख्या में नहीं आता, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। वेरी गुड अंश, क्लियर। इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि पूर्ण संख्या या होल नंबर में 0 नहीं आता, इसलिए नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स।
वेरी गुड, ये स्टेटमेंट सही है। अभी तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला जितने पूर्णांक है सभी के सभी परिमेय संख्या होते हैं। कोई भी पूर्णांक आप उठा लो, 0 एक पूर्णांक है, 0 का आप 0/1 लिखते हो। 10 एक पूर्णांक है, 10 को 10/1। माइनस का 100 एक पूर्णांक है, माइनस के 100 को माइनस का 100/1। तो सभी के सभी पूर्णांक हमारे परिमेय संख्या होते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू है। ठीक है, अगला जो स्टेटमेंट है वो इसका उल्टा है। अगला स्टेटमेंट बोलता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। उल्टा, ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, बाकी बच्चे भी लिखिए। ज्यादातर बच्चे ट्रू बोल रहे हैं, एक दो बच्चे फॉल्स बोल रहे हैं। बेटा ये फॉल्स है, असत्य है कथन। ये ट्रू है। इसने बोला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। मैंने एक परिमेय संख्या ऐसी उठा ली, 3/4। 3/4 एक परिमेय संख्या है। हाँ, आप मुझे बताओ पूर्णांकों में कहाँ 3/4 आ रहा है? पूर्णांकों में कहीं पे आपको 3/4 आ रहा है? नजर आ रहा है 3/4 है कहीं पूर्णांकों में? नहीं है, इसलिए उल्टा गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती, लेकिन हाँ प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या जरूर होता है। क्लियर, समझ में आया डिफरेंस क्या है दोनों में? हम्म, किसी को भी नहीं आ रहा हो समझ तो पूछ लो बेटा, अभी पूछ लो, फिर क्योंकि फिर मैं अगले टॉपिक पे बढ़ूंगी। अभी पूछ लीजिए अगर नहीं आ रहा तो। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अपरिमेय संख्या क्या होती है? इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर का बिल्कुल ऑपोजिट होता है इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो जिन नंबर्स को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन नंबर्स को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक होते हैं और q 0 के बराबर नहीं होता, वो हमेशा अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अगर मैं p/q के रूप में नहीं लिख पा रही हूँ तो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं लिख पा रही हूँ तो वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर लिख पा रही हूँ p/q के रूप में तो रैशनल है, अगर नहीं लिख पा रही हूँ तो इरेशनल है। उल्टा है बिल्कुल। वेरी गुड अंश और किशन। ठीक है, एकदम करेक्ट एग्जाम्पल। देखो √3, √11, पाई। ठीक है, ऐसी वैल्यूज अभी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पे दो संख्याएं लिखी है, वर्गमूल 2 और यहाँ लिखा है वर्गमूल 4। वर्गमूल 2 और वर्गमूल 4। अब मुझे बताइए क्या दोनों के दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं? अभी हमने पढ़ा कि वर्गमूल के अंदर वाली अपरिमेय संख्या होती है। क्या ये इरेशनल नंबर्स हैं दोनों? नहीं है? ओके बेटा, कर लो। ठीक है, नहीं है। देखो ये वाला तो इरेशनल है, ये वाला तो अपरिमेय है। ठीक है, पर ये वाला परिमेय है, ये वाला परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है 4 किस संख्या का वर्गमूल 4 किसका होता है? 2 का होता है। 2 को हम 2/1 लिखते हैं जो कि p/q का रूप है। तो ऐसी संख्या जिनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं वो हमेशा परिमेय संख्या होती है, और जिनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हम, वो अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर होता है। क्लियर? गुड, वेरी गुड। चलिए अगला हमारा है टॉपिक वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, रियल नंबर्स क्या होता है?
तो जितने भी नंबर्स आपको पता है, सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, जितने भी संख्याएं हैं वो सभी के सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर्स होती हैं। इतना क्लियर है? जितने भी ए टू जेड संख्या है ना, कोई भी आप सोच लो नंबर, जैसे -4 या -5, वर्गमूल 18, वर्गमूल 16, कोई भी तरीके की संख्या होगी वो हमेशा वास्तविक के अंदर ही आती है। ठीक है, मतलब इरेशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स सारे के सारे वास्तविक संख्याओं के अंदर ही आते हैं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या सब वास्तविक संख्या है, पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या है, होल नंबर वास्तविक संख्या है, प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या है। क्लियर है सभी को? सबके सब हमारे ए टू जेड वास्तविक संख्याएं हैं। यस मैम, क्लियर है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, आर। सचिन माइक म्यूट करो अपना। ठीक है, वास्तविक संख्याओं में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। बेटा डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना, ये भी आपकी दो तरीके का है। दशमलव प्रसार आपके दो टाइप के अंदर आते हैं, मतलब दो संख्याओं को आप पढ़ेंगे। पहला परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, रैशनल नंबर्स का, और दूसरा पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या का, इरैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, परिमेय संख्याओं के अंदर दो तरीके के आप डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। सबसे पहला आता है इसमें शांत, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और दूसरा इसमें आएगा अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब परिमेय संख्याओं में एक ही आता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये तीन तरीके के दशमलव प्रसार हम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये होते क्या है। परिमेय संख्या जो होगी वो हमेशा दो तरीके के दशमलव प्रसार हमें दिखाई देगी, या तो शांत या अशांत। अपरिमेय संख्या हमेशा एक ही तरीके का दशमलव प्रसार शो करेगी, अनवसनी अनावर्ती। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैंने एक संख्या ली 1/7, मैंने इसको ना भाग देना शुरू किया, डिवाइड करना शुरू किया, तो मैंने देखा ये ना कहीं पे एंड ही नहीं हो रहा, ये तो होते जा रहा है, होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। और ये जो नंबर्स है ना, इनका रिपीटेशन हो रहा है, 1 4 2 8 5 7। अब बार बार देखोगे फिर ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, बार बार देखोगे फिर ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। सभी को नजर आ रहा है ये नंबर रिपीट होते हुए? मैम अंश पूछो बेटा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? ठीक है, यहाँ पे 1 4 2 8 5 7 का ही रिपीटेशन है। ठीक है, हाँ बेटा, √2 भी हमारा रियल नंबर में आएगा। मैंने क्या बोला, √2 एक इरेशनल नंबर है ना, और इरेशनल नंबर्स हमारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इन संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है, कहीं पे भी आपका जो क्वेश्चन है वो एंड नहीं हो रहा, बढ़ते ही रह रहा है, आगे बढ़ते रह, रिपीट होते रह रहा है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया 10/3 का, 10/3 का, फिर मैंने फिर भाग दिया, दूसरा नंबर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखा मेरा नंबर रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद 3 3 3 3 रिपीटेशन हो रहा है ना, रिपीटेशन हो रहा है भागफल में, हो रहा है, सभी को नजर आ रहा है क्वेश्चन में 3 3 3। दोनों केस में मैंने देखा एक जगह एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, पहले वाले में भी नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है। तो जहां पे आपका
शेषफल जहां पे आपका रिमाइंडर जीरो ना आए, जहां पे आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आता, ठीक है, बढ़ते ही रहता है आगे, बढ़ते ही रहता है आगे, इस तरीके के डेसिमल, इस तरीके के नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, दशमलव प्रसार होता है, वो होता है अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सभी को क्लियर हुआ? आपको दिख रहा है ना? परिमेय और अपरिमेय कैसे पहचाने बेटा? ये तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था ना, अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, उसमें पता चल जाएगा, ठीक है, कैसे पहचानते हैं। अभी फिलहाल ये समझ लो, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आई? आपको दिख रहा था दोनों केसेस में, दोनों एग्जांपल्स में आपको कहीं पे भी नंबर्स का जो है रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, नंबर्स रिपीट होते जा रहे हैं, जीरो कहीं नहीं आया। वही बता रही बेटा सुमित, मैंने 10/3 को डिवाइड करा तो 3.3333 रिपीट हो रहा है, 1/7 को डिवाइड किया तो 142857, ये जो नंबर है ना, इसी का रिपीटेशन हो रहा है, बार बार इसी का ही रिपीटेशन हो रहा है। रिपीटेशन होने का क्या मतलब है कि रिमाइंडर जीरो नहीं आता। आदित्य बेटा क्या प्रॉब्लम है? आदित्य सैनी के नाम से जो है, चलिए ठीक है बेटा। शिवा स्क्रीन नहीं आ रही, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, ठीक है। हाँ मैं एक क्वेश्चन कराती हूँ अरुण, अभी पहले इसको समझ लो। आपको ना कहीं पे भी नंबर का रिपीटेशन नहीं नजर आ रहा, तो जहां पे नजर आ रहा है, सॉरी, जहां पे भी आपका जो है रिमाइंडर जीरो ना आए, शेष कभी जीरो नहीं होता, रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आ रहा, रिपीट होते रह रहा है, तो ऐसी संख्याओं का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको हम बोलते हैं ये, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं करवाती हूँ इसी का, ठीक है। तो एक नंबर में सोचती हूँ, जैसे अगर मैं, जैसे मैंने लिखा 10/9, ठीक है, एक मैंने ले लिया 10/9, एक परिमेय संख्या है। मैंने 10/9 को 10/9 को डिवाइड करना शुरू करा तो बार बार मेरा ये आएगा, ठीक है, चाहे तो आप देख लो। 9 से करो, 9 1 जा 9, रिमाइंडर 1, डेसिमल लगाया 0, फिर 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9, दिख रहा है 1 1 1 की रिपीटेशन हो रही है, इसका मतलब रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आ रहा, रिमाइंडर नहीं आ रहा जीरो। तो जब भी रिमाइंडर जीरो ना आए और क्वेश्चन में या भागफल में संख्याओं का रिपीटेशन हो, तो ऐसे नंबर्स का जो दशमलव प्रसार होता है उसी को हम बोलते हैं अशांत आवर्ती प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट मतलब वो कहीं खत्म ही नहीं हो रहा, बल्कि रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया इतना, पहला वाला? ठीक है, चलो अब मैं एक और एग्जांपल लेके चल रही हूँ, सॉरी, ऊपर वाली स्लाइड में देखना। ये अब मैंने अब फिर से रैंडमली कोई नंबर उठाया 7/8, इसको मैंने डिवाइड करा तो मैंने देखा रिमाइंडर तो जीरो आ गया, क्वेश्चन आया ये 0.8750, रिमाइंडर जीरो आ गया। वैसे ही अगर मैं एक और संख्या लेती, जैसे 1/2, 1/2 को जब आप भाग दोगे ना, 2 को 1 से, 0.5 आएगा, तो यहाँ पे भी शेष जीरो आ गया ना। तो जहां पे हमारा शेष आ जाए, शेष जीरो आ जाए, शेषफल आ जाए जीरो, तो ऐसी संख्याओं का जो दशमलव प्रसार हो, ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार को हम कहते हैं शांत, टर्मिनेटिंग, मतलब वो कहीं जाके रुक चुका है, टर्मिनेट हो गया है। क्लियर हुआ? दो तरीके के पढ़ लिए, जहां पे हमारा रिपीट हो रहा है और जहां पे हमारा जीरो आ रहा है, मतलब जहां पे रिमाइंडर जीरो आ गया वो हो गया शांत, टर्मिनेटिंग, और जहां रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, रिपीट होते जा रहा है, उसे बोलते हैं अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक।
आदित्य सैनी के नाम से जो बच्चा, बेटा क्या प्रॉब्लम है? क्लास में आराम से रहो, ये थोड़ा ना कुछ भी टाइप करोगे। चलो अब हमारा एग्जाम्पल है। अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे बताऊंगी। जो परिमेय संख्या होती है ना, रैशनल नंबर, उनका जो दशमलव प्रसार होगा ना, डेसिमल एक्सपेंशन, वो या तो शांत होगा या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अशांत आवर्ती। क्लियर हुआ? मतलब अगर इन दोनों तरीके के आपको डेसिमल एक्सपेंशन नजर आ रहे हैं, वो हमेशा रैशनल नंबर ही होंगे। ठीक है? कोई भी आप एक रैशनल नंबर उठा लो, मैंने इमेजिन किया 5/7। ठीक है? इसको मैंने देखना है कि इसका किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन या दशमलव प्रसार आता है। ठीक है? तो मैंने 5 को भाग दिया 7 से। ठीक है? तो कितना जाएगा? 0 आएगा, 50। एक मिनट। ठीक है? 7 जा 49, 1 डेसिमल लगाया, 7 1 जा 7, 3 4 जा 2, फिर कितना आएगा? 2 जा, फिर कितना आएगा ये? 60, 5 जा, नहीं 6 जा, 8 जा। ठीक है? आप देखोगे ना, ये नंबर कहीं ना कहीं आगे जाके ना रिपीट हो रहा होगा। ये नंबर बेटा आज पोल में क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी मैं, आपको चैप्टर समझा रही हूँ। आप यहाँ पे देखोगे ये नंबर्स ना कहीं आगे जाके रिपीट होंगे। तो इसलिए 5/7 का जो दशमलव प्रसार है, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार है जो कहीं ना कहीं जाके आगे रिपीट हो रहा है। रिमाइंडर हो सकता है, रिमाइंडर आगे 0 भी आ जाए। ठीक है? इसमें मैं और आगे करूंगी, स्पेस नहीं इतना, हो सकता है रिमाइंडर आगे 0 भी आ जाए। तो आपको ऐसे चेक करना है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए ना, बेटा क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें, आपने डिवाइड ही तो करना है। मैंने बोला कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए ना, शेषफल 0 आ जाए, तो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन शांत होगा। इसमें ऐसा कुछ ना समझने वाली चीज है ही नहीं। मैं तो आपको सिर्फ इतना सा बता रही हूँ। यहाँ पे आपने देखा 7/8 को जब भाग दिया तो ये आया, शेषफल 0 आया। ठीक है? जहाँ पे शेषफल 0 आ जाए, वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, टर्मिनेटिंग। और जहाँ पे आपका शेषफल आए ना, आगे संख्या बढ़ती रहे, कभी 0 ना आए, तो उस संख्याओं का डेसिमल एक्सपेंशन होता है अशांत आवर्ती। बस 2 चीजें इसमें, और कुछ अलग नहीं है। ठीक है बेटा? 2 चीजें माइंड में रखनी है। रिमाइंडर 0 आ रहा है तो शांत है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो अशांत है, अशांत आवर्ती है। ठीक है? बस 2 चीजें। कोई भी संख्या आप उठा लो और उसको देखो डिवाइड करके क्या आ रहा है। जैसे मैं एक छोटी और संख्या उठा लेती हूँ, एक और संख्या ले लेते हैं, 1/5। मुझे देखना है 1/5 का जो दशमलव प्रसार है क्या आएगा। तो मैंने भाग देना शुरू किया, डेसिमल लगाया, 5 2 10, 0 आ गया ना शेष, रिमाइंडर 0 आ गया। अब मुझे बताओ, जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाता है उसका दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? धन सिंह के नाम से बच्चा, बेटा आप ही बताओगे। 6 0 आ गया तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा? यही इसका दशमलव प्रसार है, मतलब 0.2 आया ना भाग दे के। तो किस तरीके का होगा? शांत होगा या अशांत होगा? ये बताओ मुझे। अशांत। अशांत क्यों होगा बेटा? अशांत तब होता है ना जब हमारा रिपीट हो रहा हो, जब रिमाइंडर 0 ना आए। शांत होगा क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, टर्मिनेट हो गया, ये रुक गया एक जगह, खत्म हो गया। इतना इजी कॉन्सेप्ट है ये, इसमें कुछ भी बड़ा टफ चीज है ही नहीं।
आपको सिंपल डिवाइड करना और देखना है, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो शांत है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो अशांत है, सिंपल। मैम समझ में आ गया। हाँ शांत 0 आ जाएगा मैम, वो शांत हो जाएगा। हाँ, 0 आ जाएगा ना, डिवाइड करके शांत हो जाएगा। 0 ना आए, वो बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे तो वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, ये दो यस तरीके मैम। की हमने देख ली। अब हम देखते हैं अरुण पांचाल क्लास से निकाल दूं मैं? 2 मिनट में लगेंगे क्लास से बाहर भेजने में तुम्हें, और अगली बार से कभी क्लास में आने भी नहीं दूंगी। देखो नेक्स्ट है हमारा अनवसानी आवर्ती, मतलब ये होगा अपरिमेय संख्याओं का। मैंने आपसे बोला था ना कि √2 हमारा अपरिमेय संख्या है, बताया था ना। वर्गमूल 2 हमारा अपरिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, याद है सभी को? √2 इज एन इरेशनल नंबर, है ना, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे √2 का ये मान होता है, और वो भी है फिक्स नहीं, आगे बढ़ता है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, मुझे बताओ क्या कोई संख्या यहाँ पे रिपीट होती नजर आ रही है? आपको हर जगह अलग अलग संख्या नजर आएगी, कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही। सभी देखो √2 का वैल्यू देखो और देखो कोई नंबर रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा ना। यस, सेम पाई का जो मान है, पाई के मान में भी नीचे देखोगे कोई संख्या ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कर दो। रिपीट होने का मतलब है कि वहां पे देखो, रिपीट होने का क्या मतलब है, मैंने लिखा 3.3333, मतलब इसी का रिपीटेशन है। तो इसको मैं क्या लिखूंगी, 3.3 के ऊपर बार, दंड लगाते हैं ना, बार लगाते हैं ना, जो संख्या रिपीट होती है। लेकिन यहाँ पे कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो जहाँ पे डिवाइड करने पे या वैल्यू निकालने पे या डिवाइड करने पे किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं होता, ऐसी संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है उसी को हम बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ना तो वो खत्म हो रहा है, ना आगे रिपीट हो रहा है संख्याएं, ना तो आगे खत्म होती है संख्याएं, ना आगे रिपीट होती है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ से जो मैंने आपको चार्ट समझाया था ना, अभी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं के दो तरीके के होते हैं, शांत टर्मिनेटिंग एंड अशांत, और अपरिमेय संख्याओं का एक ही होता है। अपरिमेय संख्या वही होती है जिनका कभी भी रिपीटेशन नहीं होगा संख्याओं का, ना तो शेषफल 0 आएगा और ना ही संख्याओं का रिपीटेशन होगा। इतना आप माइंड में रखिए। क्लियर? ठीक है, ओके। देखो अब हमारे जो अगले क्वेश्चंस आएंगे आपके एनसीईआरटी में, इस तरीके का सवाल होगा कि 1.27 के ऊपर बार जो है, बार का क्या मतलब है कि 2 7 2 7 रिपीट हो रहा है ना। अब अगर 2 7 2 7 रिपीट हो रहा है, मुझे कोई बच्चा बताएगा माइक ऑन करके ये किस तरीके का दशमलव प्रसार है, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन लिखा है मैंने आपके सामने? अशांत मैम, नॉन टर्मिनेटेड। यस मैम, अशांत है। अशांत मैम आवर्ती, अशांत। यस मैम, अशांत अशांत आवर्ती, वेरी गुड। नॉन टर्मिनेटिंग अशांत आवर्ती। रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ना तो ये खत्म हो रहा है लेकिन एक संख्या रिपीट होते जा रही है। आप सभी को समझ में आ गया कैसे पहचानना है? यस। गुड, ठीक है। अब मैंने आपसे ये बोला कि जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है ना, अशांत अशांत आवर्ती,
वो मेरा परिमेय संख्या के अंदर आता है। मतलब परिमेय संख्या का ही दशमलव प्रसार इस तरीके का आता है। दो तरीके के होते हैं ना, तो इस तरीके का भी होता है। तो मुझे लिखना है इस संख्या को P बटे Q के रूप में। मतलब इनडायरेक्टली मुझे प्रूफ करना है कि 1.27 के ऊपर जो बार है वो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कैसे प्रूफ करूंगी? जब मैं इसे P बाई Q के रूप में लिखूंगी। इतना समझ में आया? प्रूफ तभी करेंगे ना जब मैं इसे P बाई Q के रूप में लिख सकती हूँ। तो मैं आज आपको यही समझाऊंगी कैसे मैं इसे एक परिमेय संख्या प्रूफ कर रही हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहला स्टेप है, लेट करो, मान लो x बराबर 1.2727 ये है। मैंने इस वैल्यू का, जिसको मुझे p बाई क्यू के रूप में लिखना है, इसको x मान लिया। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट, मैंने इसे x के बराबर मान लिया। अब अगले स्टेप में क्या करना होता है, जितनी संख्याओं के ऊपर ये दंड है, बार है, कितनी संख्याओं के ऊपर बार है बेटा? दो संख्याओं के ऊपर। दो संख्याओं के ऊपर बार है तो दाईं और बाईं तरफ उतने जीरो से गुणा कर दो। अब दो संख्याओं के ऊपर बार है इसलिए 100 से गुणा होगा। तीन संख्याओं के ऊपर बार होता तो 1000 से गुणा होता। एक संख्या के ऊपर बार होता 10 से गुणा होता, दाईं तरफ भी बाईं तरफ भी। इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ये तो है हमारा दूसरा स्टेप। अब मल्टीप्लाई कर दो, 100x हो जाएगा। आपको पता है जब दो जीरो हो डेसिमल दाईं तरफ को खिसकता है, दो जीरो है तो दो अंक आगे जाएगा। यहाँ था तो यहाँ लग जाएगा 7 के बाद, इधर ही तो खिसकेगा इस जगह पे। लिख दो, ये हो जाएगा 127.2727 और ये आगे बढ़ता रहेगा। सही किया है मल्टीप्लाई मैंने? यस मैम। हमने डेसिमल में सीखा था मल्टीप्लाई कर। ठीक है, चलिए अब देखना बेटा, जो अगला स्टेप है ना वो थोड़ा सा समझने वाला है। आपको क्या करना है, संख्याओं को ना तोड़ना है, स्प्लिट करना है। ठीक है, अब स्प्लिट इस तरीके से करना है, दो संख्याओं में तोड़ना है आपने। स्प्लिट इस तरीके से करना है, इस तरीके से इसे स्प्लिट करो कि आपको x मिल जाए। x मिल जाए मतलब ये वाली संख्या मिल जाए नीचे। तो इसको करने के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक लगा रही हूँ। मैं क्या करूंगी, इस वाली संख्या में से ना जो अभी मल्टीप्लाई करके आई, इसमें से ये वाली संख्या घटा रही। आपको बता दूंगी क्यों घटा रही हूँ, पहले से घटा दो। 1.272727 ही आगे रिपीट होते रहेगा। माइनस करोगे तो सारी की सारी 0 0 0 हो जाएंगे ना। 7 में से एक जाएगा 6, 126 आया घटा के। ये स्टेप क्लियर हुआ? माइनस करा मैंने, 126 आया। माइनस का क्लियर? क्यों कर रही हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। बेटा अंश मैंने माइनस करा है सिंपल, नीचे जो मल्टीप्लाई करके आया उसमें से x की जो वैल्यू है उसको माइनस कर दिया। माइनस नहीं समझ में आया? कैसे करोगे माइनस? ऐसे ही तो करोगे। मैंने बोला इसमें से इसको घटाओ, घटाओ अपनी अपनी कॉपी में, क्या आएगा माइनस करके? बेटा क्लियर अभी हो जाएगा, मैंने अपने सिंपल इतना बोला है कि घटाओ। घटा दिया मैंने, सिंपल ये बोला घटा के आएगा या नहीं? हाँ वेरी गुड शिवा, यही आ रहा है घटा के। अब मैं बताऊंगी क्यों घटाया मैंने। फिलहाल घटाओ इसे। ठीक है, अब मैंने क्यों घटाया वो चीज यहाँ पे दिख जाएगी आपको। 100x बराबर, देखो मुझे ना 127.2727 को इस तरीके से तोड़ना था कि एक संख्या है और साथ में x आ जाए, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाए, ये वाली वैल्यू मुझे यहाँ मिल जाए, इसलिए मैंने उसको तोड़ा। अब तोड़ा इसलिए अब मुझे मिल जाएगा। मैंने घटाया 127.2727 में से, जब मैं घटा रही हूँ 1.2727 समथिंग, 126 आया घटा के। ठीक है, तो इसको क्या लिखूंगी, 126 प्लस 1.2727 लिख सकती हूँ या नहीं? आप लोग मुझे बताओ। 127.2727 को मैं 126 प्लस
1.2727 लिख दूं, इसलिए मैंने किया था वहां पे वो माइनस, क्योंकि मुझे इस संख्या को ना दो नंबर्स में तोड़ना था। दो नंबर्स में मुझे इस तरीके से तोड़ना था कि यहाँ पे मुझे x मिल जाए। अब मैं इसकी जगह x लिख दूं, भाई ये x का ही तो मान है, इसलिए तोड़ा था। मुझे ना नीचे x चाहिए था ताकि मैं इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकूं। अब क्या करो, x वाली संख्या एक साथ ले जाओ, x इस तरफ आएगा तो घट जाएगा। 100x में से x घटाओगे, इधर 126 है, 100 में से x घटाओगे 99 आएगा। x का मान कितना आएगा, 126/99। अब जो संख्या कट रही है काट दो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14/11 इसका उत्तर है। मतलब 1.2727 मतलब 1.27 के ऊपर बार को जब आप p बाई क्यू के रूप में लिखोगे वो आएगा 14/11। चाहे तो आप इसे डिवाइड कर लो, आपको यही मिलेगा। 14 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे ना, यही आएगा 1.2727। वेरी गुड अंश। अब मुझे बताओ, ये समझ में आया सभी को? इस तरीके का हर क्वेश्चन ऐसे ही होना है, डिट्टो ऐसे ही होना है, कुछ अलग नहीं है। एक और क्वेश्चन में भी करवाऊंगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही। वेरी गुड शिवा, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन है सब। इसको फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर मैं एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ। फिर उसमें आप देखोगे कि कैसे सारे संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख रहे हैं सब एक जैसी होंगी। सॉल्व। हाँ बेटा, दोबारा समझाऊंगी मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके। हाँ एक और करवा रही हूँ मैं, उसमें से देख लेना, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में क्या है वो क्वेश्चन, एक मिनट रुकना। जीरो 0.235, ये आपका एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। इसको आपने p बटे q के रूप में लिखना है, सेम इसी तरीके से। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, लेट करो, मान लो कि x बराबर 0.2353535। अब देखो 3 5 के ऊपर बार है, सिर्फ 2 के ऊपर नहीं है, 3 और 5 के ऊपर है, इसलिए 3 और 5 का रिपीटेशन होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ दोनों तरफ किसका मल्टीप्लाई करोगे, 100 का करोगे या 10 का या 1000 का? जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने संख्याओं से गुणा कर सकते। किससे करोगे? 100 का। वेरी गुड, 100 से करेंगे दोनों तरफ। बराबर 100 मल्टीप्लाई 0.23535 रिपीटेशन। अब 2 अंक आगे किसकेगा, पहले यहाँ था, अब 3 के बाद लग जाएगा। 23.5353535। अगला स्टेप सभी को पता है, स्प्लिट करना है, मतलब इसमें से मुझे ये घटाना है। चलो घटाते हैं। 0.2353535, ये बेटा आगे रिपीट होते रहेगा। तो जब आप घटाओगे, 5 में से 5 गए 0, 3 में से 3 0, 5 में से 5 0, 3 में से 3 0, 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेगा, 3 में से 0 जाएंगे 3, ये आया 23.3। इसके बराबर आया माइनस करके 23.3 और साथ में होगा ये वाली संख्या। क्लियर हुआ? यस ये मैम। वाला स्टेप क्लियर? यस मैम। ठीक है, बस हो गया आपका काम। ठीक है, इसको आप लिख दोगे x के बराबर, क्योंकि यही x का मान है। x को फिर उस तरफ ले जाओगे, ये हो गया 23.3, 99x बराबर 23.3, x बराबर 23.3 डिवाइड बाई 99। डेसिमल हटाओगे नीचे 0 आएगा, यही इसका उत्तर है। 233 डिवाइडेड बाई 990, यही इसका p बाई q का रूप है। ठीक है,
सारे इक्वेशन ए टू जेड आपने ऐसे ही करने हैं इस वाले के। जिन भी संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में लिखना है सब ऐसे ही कर। किसी भी स्टेप में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। मैम वहाँ डिनोमिनेटर में 99 आना चाहिए, आपने 99 बेटा अंश आवाज नहीं आ रही, चैट सेक्शन में लिख दो। बेटा 99 ही था, आपने देखा ना 23 के बाद पॉइंट है यहाँ पे, इस डेसिमल को हटा के नीचे जीरो आया है। डेसिमल के बाद एक संख्या है ना तो नीचे जीरो तो आएगा, वो जीरो है वो। ठीक है चलिए सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब अगला टॉपिक करें। देखो आप लोगों ने अपने एनसीईआरटी की बुक की प्रैक्टिस करनी है, जो भी डाउट होगा मुझसे पूछ लेना इस वाले क्वेश्चंस के। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो सभी इसका, उतार बाद में लेना कॉपी में आराम से। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, मुझे इसका आंसर बताना। क्या आएगा जब मैं √3 और √3 को मल्टीप्लाई करूंगी? चैट सेक्शन में आंसर करना। सभी बच्चे इसका आंसर चैट सेक्शन में करो बेटा। क्या आएगा गुणा करके इसको? सभी √9, सबका गलत। 3 आएगा। किशन के नाम से बच्चा है बस, उसमें 6 आएगा। कैसे आएगा बेटा? जोड़ने के लिए थोड़ा ना बोल रही। देखो कैसे, जब भी वर्गमूल के अंदर एक जैसी संख्या हो और उनका मल्टीप्लाई करना हो ना, वर्गमूल हट जाता है, स्क्वायर रूट हट जाता है, वही संख्या मिलती है। क्लियर हो गया इतना? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। परिमेयकरण आता है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण करण उसमें यूज होगा आपका, इसलिए मैं सिखा रही हूँ आपको। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलती, अगर मैं आपसे बोलती इसका क्या उत्तर आएगा, क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर बताओ। √3 मल्टीप्लाई √7। वर्गमूल नहीं हटेगा इसका। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, लगेगा इसका वर्गमूल। मैंने आपसे बोला जब दोनों संख्याएं एक जैसी हो तभी वर्गमूल हटता है, लेकिन दोनों संख्याएं अलग हो तो वर्गमूल नहीं हटता। इसमें से वर्गमूल नहीं हटेगा। गुणा तो हो जाएगी 3 और 7 की, लेकिन वर्गमूल नहीं हटेगा। क्लियर हुआ? स्क्वायर रूट नहीं हटाना। ठीक है, जैसे √2 और √5 का मल्टीप्लाई करूंगी √10 आएगा, स्क्वायर रूट नहीं हटेगा। अगर दोनों संख्या एक जैसी है तो हटता है, पर अगर अलग अलग है तो कभी नहीं हटता। ठीक,
ठीक है। अच्छा, अब मैं ना जोड़ वाले क्वेश्चन दे रही हूँ, चलो देखते हैं आपको जोड़ आता है या नहीं आता। क्या आएगा इनको जोड़ के? बेटा किसी का भी आंसर ठीक नहीं है इसका, बस किशन का आंसर ठीक है बेटा। इसका आंसर आएगा सिर्फ ये। याद रखो कभी भी, देखो गुणा तो हो जाता है अलग अलग संख्याओं का, लेकिन जोड़ कभी नहीं होता। जोड़ नहीं हो सकता इनका, ये सिंपल ऐसे ही रहेगा, कभी जोड़ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बेटा नहीं होता जोड़। वर्गमूल के अंदर एक जैसी संख्याओं होंगी तभी जोड़ होगा। जैसे अगर मैं वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 को जोड़ू तो इसका जोड़ हो जाएगा, लेकिन इसका जोड़ भी ऐसे नहीं होगा कि आप यहाँ पे √4 लिख दो, ये गलत है। इसका जोड़ होगा, कितनी बार वर्गमूल 2 है? 2 बार है ना, तो 2√2 है। ठीक है, अगर यहाँ पे वर्गमूल 2 4 बार होता, 4 बार होता तो इसका आता 4√2, जितनी बार है। डिवाइड का भी बताऊंगी, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई का रूल एक जैसा है। सबका बताऊंगी, सबका बताऊंगी। हाँ, क्लियर हुआ कि बेटा ये कॉन्सेप्ट दिखने में इजी होते हैं, बट ये इतने मतलब इजी है वैसे तो अगर समझ में आ जाए, बट आप इसे याद रखो, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे फिर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगी। ठीक है, सचिन कहाँ पे नहीं आया समझ, मुझे वो स्टेप बताओ, हर क्वेश्चन में यही बोलते हो। चलिए ठीक है, अब डिवाइड का हो, डिवाइड कर लेते हैं चलो। देखो ये तो कभी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर नीचे वाली संख्या अलग अलग है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे हो, इनको अगर डिवाइड करना हो तो डिवाइड हो सकता है। ठीक है, देखो कैसे डिवाइड होगा। देखो वर्गमूल 6 को आप ऐसे लिख सकते हो, √2 मल्टीप्लाई √3। √6 को आप √2 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं या नहीं, बताइए। यस मैम। है ना, स्प्लिट कर दिया मैंने, है ना। अब √3 से √3 कट गया तो √2 इसका आंसर है। क्लियर? तो इन वाले डिवाइड को ना हम ऐसे करते हैं, स्प्लिट करके। सचिन समझने की कोशिश करोगे ना तो पक्का समझ में आएगा। ठीक है, अगर दिमाग में सोच लोगे नहीं मुझे नहीं आना समझ, तो नहीं आएगा। चलो एक और क्वेश्चन कराती हूँ मैं। अगर ये ऐसा होता √8/√4 तो कैसे करते? देखो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, √2 आंसर। ठीक है, यस, क्लियर। स्प्लिट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ। अब इस चैप्टर में ना आपके 2 ही टॉपिक बचते हैं। सबसे पहला तो है हर का परिमेयकरण, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर आपका बनता है ये सिंपलीफिकेशन वाले क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी है आपके बुक में। मैंने आपको जोड़ और मल्टीप्लाई इसलिए ही सिखाया है ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस कर सको। ठीक है, एक मैं करवा देती हूँ, फिर अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये 2 बार है, 2 बार लिखा हुआ है ना,
वैसे चलो मैं दो तरीके से कराती हूँ। पहला तो ये है, तो 2 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में भी होगी और इस वाले की भी इस पूरे ब्रैकेट में होगी। सभी को पता है ना, ऐसे तो लिखते हैं। इस 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगी, इस √3 की भी मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगी। अब गुणा कर दो, 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाई √3, 2 मल्टीप्लाई √3 प्लस √3 और √3 को गुणा करोगे 3 आएगा। ये हो जाएगा 2√3 प्लस 2√3 प्लस 3, 4 और 3 हो जाएंगे 7, 2√3 और 2√3 कितना हो जाएगा बेटा, 4√3। क्लियर है? ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस हैं आपके बुक में। थोड़ा थोड़ा क्लियर है, मैंने बस ऐसे ही करवाया। नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से देखेंगे, अभी टाइम नहीं है ना, अगली क्लास में देखेंगे इसको आगे। ठीक है, अगली क्लास वेडनेसडे को होगी, 2 टॉपिक रहते हैं, तब हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए ओके। आगे का कॉन्सेप्ट हम अगली क्लास में देखेंगे और होमवर्क भी मैं आपको कल शेयर कर दूंगी। ठीक है, बाकी आपका काम यही है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपने ट्राई कर। ठीक है।